कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरह आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता। प्रोग्राम में अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। अजीत जी, बहुत स्वागत आपका। और मेट्राइज एजेंसी के डायरेक्टर मनोज कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत आपका। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं, बिहार से भी लौटे हैं, बड़े बड़े इंटरव्यू करके सब खबर जितनी टीवी पे आपको बताई वो तो आपने देख ली, जो इन्होंने पीछे बात की वो भी बता देंगे। ये लेकिन हमारे कहते हैं खबर सबके पास होती है, निकालनी आनी चाहिए, तो वो देखते हैं मैं इसमें आज कितना कामयाब होता हूं। हाँ, सामने स्क्रीन पर लिखा है 122। कल फाइनल वोटिंग है दूसरे पोल की चरण की। कल ही एग्जिट पोल आ जाएगा मनोज जी का और फिर 14 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। तो सबकी राय वैसे तो आपको कमोबेश पता ही है कि क्या है, क्योंकि उसमें कुछ छुपा नहीं हो तो सबने ओपनली बोली है। अजीत जी ने भी कहा है इंडिया अहेड, मनोज जी ने भी कहा है, देवेंद्र को भी ऐसा ही लगता है। तो अब बात उनके अनुमान में, आंकलन में कितना अंतर आया पिछले 2-4-5 दिन में, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं पहले मनोज जी से ये पूछना चाहता हूँ। एक तो हम आपको अभी देखें, ये साइलेंस पीरियड कहलाता है, तो इसमें बहुत नंबर की बात नहीं हो सकती, लेकिन एक अंदाजा आपको देने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो मनोज जी, कल एग्जिट पोल आ रहा है आपका जी, परसों नतीजा आ जाएंगे, 14 को नतीजा आ जाएंगे। तो 15 को आप जंगल सफारी तो नहीं चले जाएंगे? अब तो मुझे लग रहा है कि जिससे जाना था चले गए। हम लोग को तो डट के देखना पड़ेगा कि आगे हम क्या करें। कायम है, कॉन्फिडेंट है, मैं ये इसलिए पूछ रहा था। एकदम यहाँ रहना पड़ेगा, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या कह रहा है आपका अभी तक का अनुमान? नंबर मत बताइएगा। नहीं, फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद जो हम लोगों ने लगातार चर्चाएं करते जा रहे थे कि भाई क्या हो सकता है, कैसे वोट किधर जा सकता है, और मुझे लग रहा है कि फर्स्ट फेज के इलेक्शन में ये समझ में आ गया कि नहीं, जो हम लोग अनुमान लगाए थे या जो आंकड़े लेकर चल रहे थे, जो जाति के बारे में हम लोगों ने बात किया था, रीजन के बारे में बात किया था, पार्टियों पे डिस्कशन किया था, वो सब सही दिख रहा, फर्स्ट फेज में दिखा। और सेकेंड फेज भी लगभग ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फेज की वोटिंग के आपको उस जो इनपुट्स मिले जी, उस पर आपका अनुमान हाँ अभी सही लग रहा है, एकदम सही दिख रहा है कि हम लोगों ने जो अनुमान किया था वो एकदम सही अनुमान है। और नीतीश कुमार पर पूरा चुनाव है। हाँ, ये 100% कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के ऊपर चेहरे पे चुनाव हो रहा है। लोग पसंद भी कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि ये कर्ज उतारने का समय है और नीतीश जी को दे। और ये कर्ज कौन उतारेगा? महिलाएं उतारेंगी। ये तो आपने बड़ी बात कही थी, कर्ज उतारने का चुनाव। हाँ, इसलिए कि उनको लग रहा है कि ये शायद इस उम्र में आ गए हैं या इस पड़ाव पे आ गए हैं कि हो सकता है कि इनका अंतिम चुनाव हो, तो क्यों नहीं हम एक बार उनको चुन कर लेंगे। 20 साल के बाद तो लोग गुस्सा निकालते हैं, आप कह रहे हैं 20 साल के बाद लोग कर्ज उतार रहे हैं। हाँ, कर्ज उतार रहे हैं, चूंकि उन्होंने जितना किया है। आप, मैंने तो बताया कि उनके चारों आप देख लीजिए मुख्यमंत्री कार्यकाल का, तो हमेशा कुछ ना कुछ महिलाओं को दिया और इस बार तो 10,000 दे दिया। तो ये तो काम करेगा ही न करेगा। अब जैसे उसको काउंटर करने के लिए तेजस्वी ने भी किया था, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई वो चेहरे पे इमेज किसका है, उसके हिसाब से जो भी वोटर होता वो उस पर विश्वास करता है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि रविशंकर प्रसाद जी ने कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार के नहीं बन सकते। वो इस चुनाव की केवल बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया कि बिहार कभी नहीं अपनाएगा उनको, और जो पिताजी माताजी का कार्यकाल रहा है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं तो सच में इस पर डिस्कशन एक दिन करना चाहता हूँ। आज करेंगे तो हम थोड़ा उधर चले जाएंगे ज़्यादा। लेकिन अगर ये भावना है, उन्होंने कहा नीतीश के प्रति ऑलमोस्ट कृतज्ञता का भाव, या दूसरी तरफ वो जंगल राज की याद अभी भी इतनी ताज़ा है, विविड है कि लोग दूसरी ओर सोच भी नहीं रहे हैं, तो फिर तो चुनाव का नतीजा ओपन है। अजीत जी है, उस पर वोटिंग हुई, हम लोग लगातार उस पर चर्चा करते ही रहे थे। लेकिन अब उसमें जैसे आपने एक बात कह दी बीच में, तो हम उसका लोभ हमको नहीं हो रहा है कि हम नहीं रुक पा रहा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। हाँ। तो बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट है, आपने कहा ही। हमको एकदम ध्यान आया कि जब नीतीश कुमार विधानसभा भंग हो गई थी, फरवरी 2005 वाली विधानसभा जो निलंबित रही, और उसके बाद बूटा सिंह ने रिकमेंडेशन भेजा और मॉस्को गए हुए थे हम लोग के राष्ट्रपति, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति, वहाँ से आया और विधानसभा हुआ कि अब भंग कर दिया जाए निलंबित विधानसभा को। तो लालू यादव ने कहा था कि नीतीश कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, और वो 7 दिन के लिए, उसके पहले मुख्यमंत्री बने थे नीतीश जी, बहुमत नहीं साबित कर सके थे, इस्तीफा देना पड़ा था। फिर उसके बाद ये विधानसभा बनी तो वो शपथ नहीं ले पाए, तो लालू यादव ने कहा था कि नीतीश कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे।
और ये बड़ी ओपनली कई जगह उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन जब बने तो उसके बाद बन के और बने हुए हैं। बने ही हुए। और अब लग नहीं रहा है कि वो जब तक नहीं चाहेंगे तब तक हटेंगे। वहां से फिर अब आपकी बात जो ये आ गई कि ये ठीक बात कह रहे हैं मनोज जी की ये वो मतलब कर्ज चुकाने से ज्यादा हमको उसको दूसरे शब्दों में कहें तो कि शुक्राना अदा करने के लिए लोग जो है उनको शुक्राना अदा करना चाह रहे हैं नीतीश कुमार को, कि शुक्रिया कहना चाह रहे हैं उनका, उन्होंने जो किया है 20 साल में बिहार के लिए। अभी बहुत सारी चीजें होनी थी जो नहीं हुई हैं, लेकिन जितनी हुई हैं उसके लिए, जो उन्होंने किया है उसके लिए। और एक बात जो बीच में उनके लिए उनको लेकर के जो प्रचार किया गया, उनकी सेहत को लेकर के, उनके कामकाज को लेकर के, उनका जो मजाक उड़ाया गया, इन सब चीज़ों को लेकर के उसने कंसोलिडेट कर दिया उनके मतदाताओं को भी। और जो उनसे थोड़ा बहुत नाराज थे, हम बार बार यहाँ कई बार कह चुके हैं कि कोई ऐसा गुस्सा नहीं था कि उखाड़ फेंकना है उनको। बिल्कुल। उनके खिलाफ जो थोड़ी निराशा उनसे थी कामकाज से, या थोड़ी बहुत नाराजगी थी। एक तो उन्होंने अपने कामकाज से आखिरी 3-4 महीने में जो सरकार की योजनाएं आई, उन योजनाओं से उन्होंने दूर कर दिया। उसके बाद रही सही कसर पूरी हो गई। हमको तो कई बार ये लगता है कि प्रशांत किशोर उन्हीं के लिए तो नहीं काम कर रहे थे। उन्होंने इतनी बार कहा कि मासूमियत से कहा इन्होंने, पता है इनको सब है। हमको तो लगता है ऐसे बता रहे हैं, नहीं, हमको लग रहा है ऐसा, मतलब फील हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो उनके लिए काम कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि इनको मालूम है कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए या किसी और के लिए। लेकिन उन्होंने जैसे इतनी बार कहा सौरभ जी कि 25 सीटें नहीं आएंगी नीतीश कुमार को, आप लिख करके रख लीजिए। इतनी जगह उन्होंने ये बात लिखवाई कि 25 सीटें नहीं आएंगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उनके इन 2 स्टेटमेंट्स ने उनके वोट को, जो नीतीश कुमार का कोर वोट है, कोयरी कुर्मी धानुक 9-9.5%, ईबीसी का अधिकतर वोट, महिलाओं का वोट, नीतीश कुमार को चाहने वाले फॉरवर्ड्स का वोट, ऐसा एकजुट किया नीतीश कुमार के पीछे, ऐसे खड़ा किया कि लोग ईवीएम पर सिर्फ तीर खोज रहे हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको बहुत आइडिया नहीं है, वो तीर खोज रहे हैं और तीर नहीं मिलने पर ही कमल डाल रहे हैं। मतलब तीर खोज रहे हैं लोग जाकर के ईवीएम पर। अच्छा। तो ये स्थिति हो गई उनके, और इसी का लाभ लेने के लिए इन लोगों ने, आरजेडी ने जो कैंपेन किया, उस पर आपको अलग से एक प्रोग्राम करना चाहिए कि कितने तरह की अफवाहें इस चुनाव में चली। ये जो तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है का एक अफवाह चला, ये आरजेडी ने चलाया। या तो तीर को दो, नहीं तो लालटेन को दो। हाँ, मतलब जहां तीर नहीं है और कमल नाव या ये हेलीकॉप्टर है, वहां तुम लालटेन को दे दो। तो ये उन लोगों ने चलाया नीतीश कुमार की गुडविल का लाभ लेने के लिए। अब आप सोचिए नीतीश कुमार के लिए कितना गुडविल जनरेट हुआ है। ये आरजेडी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुआ था, ऑफिशियल हैंडल से। अब ये इसी के लिए हुआ, ये नीतीश कुमार के लिए जो गुडविल जनरेट हुई, उसका लाभ लेने के लिए ये तमाम लोगों ने किया। तो अब सिंपल बात हम लोग कहें कि 3-4 चीजें हुई। एक तो गवर्नेंस की तुलना हुई, चेहरे की तुलना हुई कि नीतीश कुमार वर्सेज कौन, तो तेजस्वी यादव। गवर्नेंस की तुलना हुई कि नीतीश कुमार का गवर्नेंस, शासन जिसको सुशासन कहा गया, लोग कहते रहे, और एक उसके पहले का 15 साल का राज जिसको जंगल राज कहा गया। तो गवर्नेंस की तुलना दोनों की, दोनों के चेहरों की तुलना, फिर आखिरी समय की योजनाओं की तुलना, और उसके बाद आप पॉलिटिकल नजरिए से देखें तो दोनों के वोट आधार की तुलना। तो इतना बड़ा सोशल बेस है एनडीए का, उसमें भी मतलब नीतीश कुमार और जब बीजेपी दोनों हो एक साथ में, तो सोशल बेस इतना बड़ा हो जाता है कि उसके बरक्स आप रखिएगा तो आरजेडी का सोशल बेस बहुत छोटा दिखाई देता है। तो अब आप ये 4 पैमाने आप रख करके अगर कोई रिजल्ट निकालना चाहें तो बहुत नतीजे सामने हैं आपके। ये 122 तो ठीक है, यही सच्चाई है। 122 जो हम लोग लोकसभा की बात करते हैं तो जादुई आंकड़ा 272 है। अब उसके ऊपर कितना आया उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। 272 आया, वैसे बिहार का जादुई आंकड़ा 122 है। तो यहां तक पहुंचने की रेस है। तो ये तो एनडीए के लिए अपना उनका जो गवर्नेंस का मॉडल है, नीतीश कुमार का चेहरा है, जो उनका सोशल बेस है, वो उनको ले जा रहा है बहुत सारे तरीके से। ये बात आप पहले फेज की वोटिंग से पहले से कहते आ रहे हैं। वो पहले मतदान के बाद ये राय आपकी और मजबूत हुई? बिल्कुल मजबूत हुई है। उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ है उसमें। हालांकि उसके बाद बहुत अगर मगर है लड़ाई। आप सीट वाइज अगर देखिएगा, एक सीट उठा करके अगर हम लोग बात करेंगे तो हर सीट पर लगेगा कि त्रिकोणात्मक लड़ाई है। कहीं निर्दलीय की वजह से, कहीं जनसुराज की वजह से कोई ये वोट काट रहा है, कोई वो वोट काट रहा है। जैसे अभी सेकंड फेज की सीटों पर अगर हम लोग चर्चा करें तो कितनी ही सीटें हैं जिस पर बहुजन समाज पार्टी इस तरह से ठीक है वोट काट रही है। कहीं वो आरजेडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कहीं जेडीयू को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसी जनसुराज काट रही है वोट, ओवैसी की पार्टी एमआईएम है। तो इन सब लोगों की वजह से समीकरण आप सीट वाइज देखिएगा तो लगेगा कि सारी सीटें फंसी हुई है। किसी से पूछिए तो कहेगा कि कोई भी सीट सुरक्षित नहीं है। सही बात एक सीट सुरक्षित नहीं है। मतलब आपको पता है, नालंदा की सीट लोग कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है, अस्थावा की सीट सुरक्षित नहीं है, हरनौत और हिलसा जैसी सीटों के लिए लोग कहने लगे खुद नीतीश कुमार का इलाका है।
तो ऐसी सीटों पर भी लोग कहेंगे कि लड़ाई है। लेकिन उस लड़ाई उसके बावजूद हमारा जो हम पहले से देख रहे हैं वो हमको दिख रहा है, और वो सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि सोशल बेस इतना बड़ा है वोट का और इतना छोटा है महागठबंधन का कि वो कम भी होगा या टूटेगा भी, बिखरेगा भी, तब भी वहां तक पहुंचने से। लेकिन महागठबंधन का बेस उतना ही पक्का भी तो है, जो है उनके पास वो तो पक्का है। नहीं तो दूसरी तरफ वाला भी कच्चा थोड़े है। देखिए आप तीन ही फॉर्मेशन बन भाई, सकते जैसे हैं। लोगों ने कहा पीके फॉरवर्ड कास्ट वोट जो है कुछ तोड़ सकते हैं, बोला ना। है वो पीके फॉरवर्ड कास्ट भी तोड़ सकते हैं, या महागठबंधन ने जो कुशवाहा उम्मीदवार उतारे या फॉरवर्ड उम्मीदवार उतारे उनको भी वोट कुछ मिलेगा, या जहां पीके ने चंद्रवंशी या अति पिछड़ा उम्मीदवार दिया है उसको भी मिल रहा है, लेकिन जहां उन्होंने यादव और मुसलमान दिए हैं उनको नहीं मिल रहा है। हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन मुसलमान का वोट ऐसा नहीं कि नहीं टूट रहा है, मुसलमान का वोट जैसे वैसे भी तोड़ रहे हैं। और आप समझिए कि यादव का वोट जहां बीजेपी का कैंडिडेट है, जेडीयू का कैंडिडेट है, वहां उसको मिल इस रहा है। सबके बावजूद आपने कहा जो सोशल कोलिशन एनडीए का है वो फॉर्मेडेबल आप है। एक उसको कॉन्सेप्चुअलाइज अगर आप करेंगे तो 3 फॉर्मेशन है। एक तो नीतीश कुमार अकेले हो तो 16% वोट है, बीजेपी अकेले हो तो 24% वोट है, आरजेडी अकेले हो तो 28% वोट है। ठीक है, ये उनका अधिकतम अपर लिमिट बता रहे हैं। ऐसे 24-25% ही आरजेडी का होता है, लेकिन 28 तक उनको हम मान रहे हैं। तो इसमें अपने दम से कोई कुछ नहीं बना सकता है, 2 लोगों का मिलना जरूरी है। जहां नीतीश चले जाते हैं वो 40 के पार 40 के पार चला जाता है। तो बस सिंपल बात है कि नीतीश कुमार, और हम सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम स्ट्रेंथ बता रहे हैं, हम स्ट्रेंथ बता रहे हैं शुरू से, डे फर्स्ट से हम स्ट्रेंथ बता रहे हैं। तो इस बार तो नीतीश और बीजेपी भी हैं और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी भी है, तो 40 के पार तो है ही नहीं। देवेंद्र जी की अनुभव जो है वो जान लें। कई सारे इंटरव्यूज नेताओं से बात हुई, वैसे तो बहुत से लोगों से हुई होगी, लेकिन कुछ इंटरव्यूज जो उन्होंने किए, जैसे संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, नड्डा जी का से आपकी बात हुई है, सम्राट चौधरी से आपकी बात हुई, धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी हैं उनसे हुई, और भी कुछ नेताओं से। मैं तो एक जगह आप संजय झा का जहाँ इंटरव्यू कर रहे थे, मैं उनसे फोन पे पूछने वाला था, जहां इन्होंने इंटरव्यू किया मुझे लगा पटना में तो कोई वही गंगा अटल के आसपास कहीं के कर रहे हैं, पीछे पानी दिख रहा था, रोशनी आ रही थी पानी में। इन्होंने इंटरव्यू में अगर ना बोला होता कि मैं एक गांव में हूं इस वक्त, बिल्कुल गांव का नाम लिया इन्होंने, और मैं हैरान था भाई कि ये तस्वीर गांव की तस्वीर है जहां बैठ के इंटरव्यू कर रहे थे आप। वो अररिया झंझारपुर अररिया गांव है, उस गांव में वो रिजॉर्ट बना हुआ है जहाँ पे इंटरव्यू जबरदस्त था। और उसमें जो भी आप वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी सोच सकते हैं वो सब है। और वो बिहार सरकार के पर्यटन विभाग और एक प्राइवेट मतलब पीपीपी मॉडल पे उसको खड़ा किया गया है। तो वो कंसेप्ट आपको समझ में आएगा कि जो कुछ भी आप सोचे किसी अच्छे रिजॉर्ट में, वो बिहार के उस गांव में। और पर डे सौरभ फुटफॉल वहाँ पे है 1500 से 2000, मतलब एस्पायरिंग लोग हैं वहाँ पे। कहने का मतलब ये कि अगर सरकारें इस तरह की चीज़ करें, 300-350 लोग वहाँ पे रोजगार पाए हुए हैं, आसपास लड़के जो है, तो अगर इस तरह के काम अगर आप करें तो ऐसा नहीं है कि बिहार उसके लिए फर्टाइल जमीन नहीं है। ठीक है, सो कॉन्फिडेंस जो है, आई एम श्योर आपको प्राइवेटली भी यही बोला एनडीए वालों ने कि हम लोग अच्छा ही कर रहे हैं चुनाव में। हाँ, उसमें एकदम से मतलब किसी भी लेवल पे आप चेक कीजिए तो 1-2 लोग जो कि इलेक्शन में इन्वॉल्व हैं उनको छोड़ के बाकी सब एकदम पहले उन्हीं की बात, जो इलेक्शन में इन्वॉल्व है उनको क्या लग रहा है? नहीं, इन्वॉल्व तो सारे हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ उसमें से 2 ऐसे हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। हाँ। नहीं, कोर जिम्मेदारी या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रभारी, ये सब भी ज्यादा कोर कौन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब मेरा ये कि जो 1-2 अंदेशा जता रहे हैं वो भी इलेक्शन वाले में लगे हुए हैं, लेकिन वो अंदेशा ये जता रहे हैं कि बहुत टाइट है, उनका ये मानना है, उनका जस्ट सेल थ्रू होगा, उनका ये आंकड़ा। ऐसा एनडीए में ऐसा मानने वाले भी हैं, 1-2 लोग हैं। ओके, लेकिन अगर 90% से अधिक आप कहें तो वो ये मान के चल रहे हैं कि बहुत क्लियर जाएगा। आप किसकी मान रहे हैं? मैं मान के चल रहा हूँ कि क्लियर आएगा, क्लियर वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज अगर आप देखें तो नीतीश कुमार का यूएसपी इस बार, आज जैसे रविशंकर प्रसाद की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने चर्चा की उसमें उन्होंने लाइन बोला, बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि इस चुनाव में नीतीश कुमार की लोकप्रियता और बढ़ी है। यस, बीजेपी वाले बोल रहे हैं। और उस इंटरव्यू को याद कीजिए जो गृहमंत्री अमित शाह ने बोला था, जिसमें कि बाद में तय होगा, उसके बाद अपोजिशन ने लपका उसको। उसके बाद बीजेपी नेताओं को ये चिंता हो गई कि कुर्मी धानुक वोट ऐसा ना हो कि छिटक जाए ग्राउंड पे, क्योंकि उनको ये अंदेशा हो गया, और बीजेपी का अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इनकी हिस्ट्री है, उससे वो अंदेशा और ज़्यादा बढ़ गया कि महाराष्ट्र में जो इन्होंने किया यहाँ ना कर दें। तो इस चिंता के बाद बीजेपी नेताओं ने धड़ाधड़ बोलना शुरू किया कि कंधे पे उठा लिया नीतीश कुमार पूरा। और महिला वोटर नीतीश कुमार का अपना करिश्मा, वही इस चुनाव का यूएसपी है। अन्यथा अगर आप देखें तो सीट ऐसा फंसा हुआ है। और जिस तेजस्वी यादव के कैंपेन को हम लोग ये मानते हैं कि कैंपेन बहुत उठा नहीं आमतौर पर चुनाव में, वो उनकी स्ट्रेटजी थी सौरभ। वो इस चुनाव को बहुत एग्रेसिव इस लिहाज से नहीं बनाना चाहते थे कि उनका अपना वोटर जहां एग्रेसिव हुआ, मतलब एमवाई यादव और मुस्लिम एग्रेसिव हुए, तो बाकी कास्ट में सीधे से उस पर रिएक्शन जाता है।
इसलिए उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन को जानबूझ के यथासंभव लो प्रोफाइल रखा कि ये जो अपना उनका कोर वोट है वो तो आएगा ही आएगा, और स्थानीय समीकरण के हिसाब से चुनाव हो ताकि जातीय गोलबंदी लोकल लेवल पे हम कर सकें। और उस स्ट्रेटजी के तहत कई जगह पे उन्होंने चुनाव को, कई सीटों पे चुनाव को बहुत दिलचस्प बनाया है, जो अगर एग्रेसिव हो जाते तो वो दिलचस्प नहीं होता। वो डर तो आज दिख गया। आज मतलब कल की बात होगी, पप्पू यादव और तेजस्वी यादव मंच पर पूर्णिया में थे और पप्पू यादव ने क्या बोला सामने, रे मत बांधो सर पे, मत बांधो सर पे, मत बांधो गमछा को। फिर बोला यादव के लड़कों घर बैठ जाओ, नहीं जरूरत है तुम्हारी, हम वोट निकाल लेंगे, घर बैठ जाओ तुम लोग। मतलब वही की हुल्लड़बाजी। ये भी बोला जात देखो बाइक लेके गुड़ 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 करते रहते हैं। और बाकायदा कम्युनिकेट किया गया सर अब लोकल लेवल पे स्थानीय नेताओं को कि बयानबाजी में, मीडिया में ही पूछे, सोशल मीडिया वाले लोग आए तो बहुत बढ़ चढ़ के मत बोलिए कि हम किसको वोट देंगे, किसकी सरकार आनी है, सब नहीं बोलना है। तो ज़्यादातर उनके कम्युनिटी का आप रिएक्शन लेना तो बहुत ठंडा सा रिएक्शन आएगा, क्या है देखते हैं जो भी होगा, इस तरह से करके वो। लेकिन फिर भी यही डर काम कर रहा है दूसरी ओर। हाँ मेन यूएसपी वही है। मेन अच्छा, और इसीलिए इधर एनडीए वाले बार बार उसको उभार रहे हैं, बार बार उभार रहे हैं। एंड दैट इज वर्किंग। और महिला, मतलब मेन अगर ट्रम्प कार्ड मुझे एक लाइन में अगर आप पूछें तो महिला वोटर। और महिला वोटर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे देने के चलते, जैसा इन्होंने बताया कि शुरू से अगर आप देखें तो पंचायत, लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन, सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन, पुलिस वाले में रिजर्वेशन, लड़कियों को साइकिल देना, और प्लस लॉ एंड ऑर्डर। जैसे किसी क्रिमिनल की माँ भी, किसी क्रिमिनल की बहन भी ये नहीं सोच सकती ना कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होना चाहिए। वो एक डेटा के इंतजार कर रहे हैं। मैं देख रहा था आज कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी पूछ रही थी कि वो महिला वोटर कितने निकले, इसका अलग डेटा नहीं आया अभी तक, आमतौर पर आ जाता है। हाँ, एक दिन के बाद नहीं अभी तक नहीं आया, लेकिन जो हम लोगों ने अपने डाटा का जो हम लोग करते हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने अनुमान लगाया है कि 7% तक महिलाओं का वोट बढ़ा है। ओके। पिछले अपेक्षा कर देखें, चूंकि इस बार डेड वोट भी हटाया गया है, तो उस हिसाब से हम लोगों को लगा कि 3 से 4% का बढ़ोतरी हुआ है महिलाओं का। यदि ये सचमुच हुआ है, चूंकि हम लोगों का तो रैंडम डेटा आता है, उस पर वो करना पड़ता है, तो यदि ये 4% हुआ है तो एक चीज ध्यान रखेंगे हम लोग, पिछली बार से 4% ज्यादा निकली ज्यादा, महिला। और ये 4% यदि पोल हुआ है तो मैं ये गारंटी के साथ करूं कि इतनी बड़ी जीत अभी तक बिहार में बीजेपी और एनडीए को फोल्डर क्या है रिकॉर्ड? 206 सीट, उसको पार 39% वोट। हाँ, ये रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड है। देखिए 39। हाँ। दूसरी बात एक चीज देख लीजिए कि बीजेपी और चाहे एनडीए फोल्डर के जीतने के बहुत सारे कारण है। जैसे सीमांचल से हम शुरू करें तो वहां पे इसने एआईएमआईए का जो अभी भी आप डिस्कशन कर रहे थे तो लोगों का कहना था वहां से सीट जीत कर नहीं ले रहे। बीजेपी भी नहीं चाह रही है कि एआईएमआईए से सीट वो अभी मिले, वो राशि जी कह रहे थे कि एमआईएम को इस बार वोट नहीं मिलेगा, पिछली बार जैसा तो बिल्कुल भी नहीं। और आपको बता दें कि यदि वो 5 से लेकर 10,000 के बीच में मुसलमानों का यदि वो वोट सिर्फ इतना काट ले तो इतना एनडीए फोल्डर के लिए बहुत बड़ा है। इतनी इसकी जरूरत है कि ये वोट ये बिखरना चाहिए, क्योंकि उतने के बाद भी जब आप रिकॉर्ड निकालेंगे उन सारी सीटों पे तो उनकी जीत उतने ही पे होती है। भाई सीमांचल 24 सीट, 12 सीट एनडीए की थी, जिसमें 8 बीजेपी की थी पिछली बार, 5 सीट ओबीसी की थी, 7 सीट महागठबंधन की थी, उसमें शायद 3 या 4 कांग्रेस की थी। बिल्कुल यही है ना? हाँ, वही है। तो वोट डिवाइड हुआ पिछली बार, तभी बीजेपी से खेतने जीते थे। इस बार भी वोट डिवाइड हो रहा है और बीजेपी के लिए पिछला सीमांचल में मुझसे पूछिएगा तो हो सकता है कि पिछला रिकॉर्ड बेहतर के लिए कर सकती है, पिछले से भी ज्यादा बेहतर। ये जो 206 वाला आप बता रहे हैं ना रिकॉर्ड या इस तरह की चीज़ है, अगर वाकई में वैसा हो गया तो बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को उस दिन अपना हार्ट टेस्ट करा लेना चाहिए खुशी के मारे कि इतना बड़ा झटका उनको भी लगेगा ना। उनको उम्मीद सपने में भी नहीं सोच सकते। वो मुझे लगा आप ये कहेंगे कि नीतीश कुमार की पार्टी बड़ी ना बन जाए इसलिए। नहीं, अगर जीत गए उतने नंबर आ गए तो क्योंकि वो सपने में भी नहीं सोच रहे कि ऐसा भी हो जाएगा। 200 पार। जेडीयू वाले बहुत कॉन्फिडेंट। अच्छा, जेडीयू का कॉन्फिडेंस नहीं, 2 कारण जेडीयू का होने के लिए मुझे लग रहा है कि एक तो उनका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बेहतर तरीके से किया है बीजेपी के अपेक्षा। बीजेपी बहुत खराब चुनाव लड़ी है। उसकी वजह ये, जैसे बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ठीक, वो एक पूर्णिया के नेता हुआ करते थे तो उनको पूरे प्रदेश का आइडिया नहीं। दूसरा, जो लोग इलेक्शन लड़ा रहे हैं इस बार के, वो बीजेपी पूरे बिहार को जानने वाले नेता नहीं है। और जो राष्ट्रीय स्तर के नेता जाते हैं उनको कितना ही पता होता है। ठीक बात है। कई सीट उठा के देखिए तो सीधे उसके कैंडिडेट सिलेक्शन पे समझ में आता है, जैसे शिवहर के कैंडिडेट उस तरह मैंने आसपास इसमें लगे कि यार एनडीए ने अगर ठीक से काम किया होता तो इस काम को नहीं किया होता। जरूर शाहबुद्दीन के बेटे के खिलाफ जिसको दिया गया, टीम तो वही है। लेकिन देवेंद्र जी, वो धर्मेंद्र जी टीम हुआ करती थी। धर्मेंद्र जी तो जब गए इलेक्शन एक महीना बाकी रह गया। अच्छा, नहीं तो उसका प्रचार ऐसे हुआ था कि ये तो वही 2010 वाली टीम है। हाँ, लेकिन वो उस समय वो हर चीज में इन्वॉल्व थे। सुशील मोदी हुआ करते थे, क्योंकि एक एक ब्लॉक की जानकारी रखते हैं, एक नीचे लेवल पे जानकारी रखते थे। उस तरह के एक्सपीरियंस हैंड की कमी थी।
सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, मंगल पांडे अपने इलेक्शन में मशगूल, राधा मोहन सिंह हॉस्पिटल में बिजी, अच्छा, गिरिराज सिंह वगैरह नेता उसमें शामिल नहीं थे। तो देखिए बीजेपी के पास एल्बो रूम भी एक तो कम था पहले से, उनके पास 80 एमएलए के साथ जा रहे थे चुनाव में वो लोग। 80 तो सीटिंग एमएलए हो गए थे, 75 जीते थे, बाद में कुछ तोड़ फोड़ करके इधर उधर से ले आए थे, तो 80 सीटिंग थे और सीटें टोटल 101 थी। तो बड़े ब्रूटल तरीके से आपको सीटें काटनी थी, 40 की 30 की सीटें काट देनी थी, टिकट काटने थे आपको। आपके जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की खबरें आ रही थी, आपने उनकी टिकट काटी नहीं, मैक्सिमम पुराने चेहरों के साथ चले गए चुनाव में। तो जो लोकल डिसकंटेनमेंट की बात जिसकी हम घूम करके आए तब से कर रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा इमिनेंट है। आप जा करके कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ। लेकिन तब भी आप कह रहे हैं इंडिया हेड, तो इसका मतलब जेडीयू बहुत अच्छा कर रही है। भाई जेडीयू तो बहुत अच्छा कर रही है, एनडीए भी कोई बुरा नहीं कर रही है बहुत ज्यादा। एनडीए का के साथ क्या एडवांटेज है जिसको सब आदमी बड़ा इग्नोर अनदेखा करता है, कि एनडीए का बीजेपी का अपना एक बड़ा वोट आधार है बिहार में, बड़ा, और इन दोनों से कम नहीं है वो। हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि आरजेडी के पास 32% का एक जो वोट आधार है, उस तरह का एक 25-26% का वोट आधार भारतीय जनता पार्टी का अपना है, कोर, जिसमें ईबीसी की जो जातियां हैं, वैश्य की कम्युनिटी से जुड़ी हुई जो जातियां हैं, ईबीसी की में क्या है कि 2-3 वैश्य की जातियां बीसी में हैं, बैकवर्ड कास्ट में, और बाकी मैक्सिमम जो है वो आती हैं ईबीसी में, जिसमें ये हलवाई, लोहार और इस तरह की बहुत सारी जातियां हैं। वो बीजेपी का बड़ा कोर वोट है ईबीसी का, ठीक है, एक वो बड़ा वोट हो गया अपना। दलित में एक बड़ा सेगमेंट बीजेपी का अपना कोर वोट है, और फॉरवर्ड का अपना कोर वोट है। बीजेपी के पास 24-25% का एक अपना कोर है, बड़ा मजबूत कोर है, जो रहता ही है, जो गाली दे के भी देंगे, हाँ, उसको देंगे ही देंगे, ठीक है ना। तो वो वोट है। अब उसमें इस बार एडवांटेज है 4.25% वोट का सम्राट चौधरी के कारण, कि आप ले आए एक ऐसी धारणा है कि कुशवाहा आप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री हैं भी वो, तो वो 4-4.25% का एक एडवांटेज ऐड हुआ बीजेपी के साथ। ये इस पिछली बार ये वोट बड़ा बिखरा हुआ था कुशवाहा का, बहुत बिखरा हुआ था, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। इस बार वो एकजुट होकर के आपको दे रहा है। और पासवान के साथ जो बीजेपी का संबंध है, नीतीश कुमार की पार्टी का भले खराब है, लेकिन चिराग पासवान के साथ बीजेपी के बहुत अच्छे हैं। तो पासवान का वोट भी इन मास ब्लॉक में ट्रांसफर हो रहा है बीजेपी को। तो वो जो नाराजगी वाली बात थी जेडीयू और जेडीयू चिराग पासवान और जेडीयू बीजेपी, ये आप एलजेपी और बीजेपी की बात, हाँ, एलजेपी बीजेपी की बात, जेडीयू एलजेपी का, जेडीयू एलजेपी में तो दूरी है अभी है, हाँ, निश्चित रूप से दूरी है। और वो दिख भी रहा है, ग्राउंड पर आप जाइए, दिख रहा है कि दोनों में वो नहीं बन सका, उस तरह की केमिस्ट्री नहीं बन सकी। इसके बावजूद नीतीश कुमार को कोई समस्या नहीं है। बीजेपी का हम बता रहे हैं कि खराब होने के बावजूद, लोकल डिसकंटेनमेंट के बावजूद, कैंडिडेट सिलेक्शन खराब होने के बावजूद, खराब तरीके से चुनाव लड़ने के बावजूद उनका बहुत नुकसान नहीं हो रहा है। ओके, हाँ, मतलब फिर भी वो ठीक लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका वोट आधार अपना बड़ा है। क्लियर कर दिया आपने, ठीक है भाई। नीतीश जी का पक्का वोट अपना 15%, बीजेपी का 25%, ठीक है। उसमें अब ये पासवान जी भी जोड़ रहे हैं, कुशवाहा जी ने भी कुछ टूट रोक लिया है, नीतीश कुमार का भी। दूसरी तरफ 32% एमवाई जो पक्का हो गया, और वो जो 9% लाने के लिए मल्ला जी आए हैं, सन ऑफ मल्ला जी, उनका क्या है? 9% लाने के लिए पहले ही डिफ्यूज हो गया, वो मेनली 2.86 के लिए आए, हाँ, कि 2.86% देना है। क्लेम वो करते हैं ना 9-9.5%। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो भाई तो क्लेम तो सब अपना कर लेंगे, ईबीसी का चेहरा है वो तो, अपने कहते हैं ईबीसी का बेटा। लेकिन उसमें भाई उनकी पार्टी से उनसे पूछे कोई आदमी कि उन्होंने कितना गंगोता लड़ाया, कितने कैवर्त दिए, कितना केवट है उनकी पार्टी से, सानी तो आप बता देते हैं। तो नीतीश कुमार ने दिया ना, उनके गंगोता कैंडिडेट बड़े लड़ रहे हैं, समूचा आप कहलगांव और इधर पूरे इलाके में जाकर के देखिए, भागलपुर के, तो वो तो नीतीश कुमार के साथ है, बीजेपी के साथ है, वो कोर वोट है बीजेपी का। 2.86 के लिए वो गए थे, और उसमें भी इन लोगों ने इतना मेस किया पहले दिन से उनके साथ, आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने। बाद में हालांकि राहुल गांधी उनको अपने साथ लेकर के और नदी में छलांग उलांग लगाए उसके साथ, उनके साथ उल्टा बोल दिया पकड़ने के लिए। राहुल गांधी साथ ले गए, नहीं वो साथ ले गए थे राहुल गांधी को। नहीं, राहुल गांधी लेके गए थे उनको। राहुल गांधी उनमें पोटेंशियल देख रहे हैं। अब ये पॉलिटिक्स अलग है, ये चुनाव के बाद की पोस्ट इलेक्शन पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो वो अब ये इसको 2.86 के लिए गए, और उनके भाई को ही चुनाव में बैठना पड़ा। जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिस दिन बैठे उस दिन चर्चा कर रहे थे कि उनको पता चल गया कि भाई उन्हीं के साथ तेजस्वी के मन में खोट है, उन्हीं के भाई को की जमानत जब्त हो रही है, तो उन्होंने हटा लिया। तो वो उस 2.8% के ही प्लेयर हैं नहीं, लेकिन उसमें भी वो आया नहीं, क्योंकि मल्लाहों में एक मैसेज हो गया कि भाई तो धोखा किया तेजस्वी यादव ने इनके साथ, इनके भाई के साथ, और एक मुसलमान के लिए किया। बस अगर दूसरे के लिए किया होता तो अलग बात है, मुसलमान के लिए किया, अफजल अली के लिए किया, तो ये मैसेज हो गया। और आप देखिए, जहां भी शहरी इलाकों में मल्ला है, शहर में, गांव में तो अलग बात है, शहर में, मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर में, वैशाली में, शहरों में, मधुबनी में मल्ला है, टाउन में, और वो कभी मुसलमान के साथ वोट नहीं करते हैं। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में देखा, सारा गणित हमने देख लिया लोकसभा चुनाव में। तो एक तो वैसे भी दूरी है। कांग्रेस क्या लेके आ रही थी इस चुनाव में और क्या ला रही है?
कांग्रेस कुछ नहीं लेके आ रही थी। और कांग्रेस ने पूरा चुनाव, हम लोग 10 बार चर्चा कर चुके हैं कि पंक्चर की आरजेडी को कांग्रेस ने। तेजस्वी यादव ने उनके साथ, तेजस्वी यादव के सारे एजेंडे को राहुल गांधी ने पंक्चर कर दिया पहले ही। उन्होंने इनको किया, आरजेडी ने इनको किया भाई। 70 में से घटा के सीटें 61 कर दी, उस 61 में 10 पर कर दिया इनकी फ्रेंडली फाइट। बची हुई सीटों में मैक्सिमम सीटें कांग्रेस लड़ रही है जेडीयू बीजेपी के खिलाफ। तो अब इनके जीतने के चांसेस तो वैसे ही कम हो गए हैं, और उल्टे इनके कैंडिडेट्स को हराने के लिए 7 पर तो आरजेडी लड़ रही है इनके कैंडिडेट को हराने के लिए, बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट को हराने के लिए। तो कांग्रेस तो कुछ ऐड नहीं कर रही थी उसमें। और कांग्रेस के लोग अभी सीमांचल में ही, बस सीमांचल की ही बात देखिए ना, जो अभी सीमांचल की ही बात शुरू हुई थी हम लोगों के बीच में, वो कांग्रेस वहां क्या ऐड कर रही है अपनी सीटों के अलावा? घर बैठ गए तारिक अनवर, भाई तारिक अनवर के हिसाब से कहाँ सीटें हुई कांग्रेस की? वो कह रहे थे ना, उन्होंने पूछा कि कहाँ 110 वोट से हारने वाले की टिकट काट दिया आपने और 30,000 से हारने वाले को टिकट दे दिया। तो टिकट बंटवारे में न तारिक अनवर की चली, न अखिलेश प्रसाद सिंह की चली, न दूसरे पुराने बड़े नेता थे उनमें से किसी की चली, मदन मोहन झा की चली, किसी की नहीं चली। उतारा तो ना वो युवा चेहरे को, इमरान प्रतापगढ़ी जी को उतारा ना। हाँ, तो जाके कर रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी और कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, सबके अपने अपने इंटरेस्ट है उस हिसाब से। तो ये बात ठीक है कि वहाँ सीमांचल की 24 में 12 ऑलरेडी। मैं सीरियसली पूछना चाह रहा हूँ, कांग्रेस केवल मुस्लिम वोट ला रही थी और कुछ नहीं ला रही थी? वो भी मुस्लिम वोट आरजेडी को आता ही। कांग्रेस के कारण तो क्या है कि आप उसको कंसोलिडेट करेंगे, कांग्रेस के कारण बिखरे नहीं, वोट तो आरजेडी को ही जाता, वो मैक्सिमम वोट आरजेडी को जाता। तो वो कांग्रेस कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रही थी। करती तब जब ये लोग कायदे से सीट डिस्ट्रीब्यूशन करते कि 70 से घट के कांग्रेस ईमानदारी से 50 पर लड़ती और इनको कुछ मजबूत सीटें मिली होती। अब जो दो प्लेयर हैं जिनकी क्या भूमिका होगी वो भी क्लियर नहीं हो रही है। ओवैसी साहब पिछली बार जैसा ही कुछ कर रहे हैं या नहीं? इस बार नहीं दिख रहा, क्योंकि इतना ज़्यादा चला ना उनका कि ये तो जानबूझ के वोट काटते हैं, फिर मदद हो जाती है बीजेपी की, एनडीए की मदद हो जाती है। तो ये नैरेटिव बहुत ज़्यादा चला और हर इलेक्शन में चलते रहा है। तो इस बार वो जो करिश्मा पिछली बार नज़र आ रहा था उनकी सीटों पे, वो नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, एनडीए को बस उम्मीद है कि वो एक साइजेबल अमाउंट में वोट ले लेंगे वो, और उतना वो लेंगे, निश्चित रूप से लेंगे। वो सीट निकालने से ज्यादा वोट ही इंपॉर्टेंट है। वोट ले रहे हैं उस सीट पर कि नहीं ले रहे हैं, और उनका सीट निकालना इंपॉर्टेंट है। मैं एक्चुअली एनडीए महागठबंधन के टर्म्स में ही सोच रहा हूँ। तो उसमें वो वोट ले सकते हैं। हाँ, वो तो वोट ले, हार जीत मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर कई जगह पे वो एकदम ट्रायंगुलर बना ये हो गया। युवाओं के बीच में काफी वो पॉपुलर हुए हैं। और इस बार आप देखेंगे तो जो उम्र दराज भी मुसलमान है फैमिली, उनकी बातों को सुन रहा है, ओवैसी का वोट नहीं देगा ये मैं भी मानता हूं, लेकिन उतना ही वोट देगा जिससे कि बीजेपी को फायदा। भाई उनको रोकने के लिए लाए ना, अफजाल अंसारी को लाए और पता नहीं, देखिए इकरा हुसैन घूम रही है, अखिलेश अपने खुद ही अखिलेश घूम रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव होते हुए इन लोगों का नहीं देख रहा। देखिए उत्तर प्रदेश सही दिया था, लेकिन वो अफजाल अंसारी ने कि जहाँ 70% मुसलमान है वहीं लड़ोगे मियाँ। और नहीं, कम जगह भी आपने क्योंकि जिक्र किया था, एक इन्फॉर्मेशन आई बता दूं, जो आपने नहीं महिला वोटर को लेकर जिक्र किया था, तो उसमें टॉप सोर्सेज से हमें ये भेजा गया है कि फाइनल जब टर्नआउट होता है तो उसमें जेंडर के हिसाब से मेल फीमेल वोटर टर्नआउट दिया जाता है। कल आ सकता है। और दूसरी चीज़ कि लगभग 80% जो फोर्सेज हैं वो CAPF यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सिर्फ 20% ऐसे हैं जो कि पुलिस फोर्सेज अलग अलग स्टेट से लाए गए हैं, जिसमें उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से है, और 24 अलग अलग राज्यों से, जिसमें झारखंड, तेलंगाना, केरला, पंजाब, हाँ, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, इन सारी जगहों पे। ये क्योंकि आज तेजस्वी यादव ने कहा ना कि सारी बीजेपी रूल स्टेट से पुलिस आ रही है। तीसरी चीज़ कि जो ऑब्जर्वर्स होते हैं सभी स्टेट से लिए गए हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट से नहीं लिए जाते हैं। चौथी चीज़ की CCTV हर जगह जहाँ पे स्ट्रांग रूम बना है वो काम प्रॉपर्ली कर रहा है। ये एक्चुअली क्या है, ये विस्पर कैंपेन चल रहा है कुछ, कि जहाँ स्ट्रांग रूम है वहाँ CCTV बंद कर दिया जा रहा है। ये 2-3 बार बात हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन फिर उस पर जवाब देता है कि CCTV नहीं बंद हो रहा है, आपका टीवी बंद हो रहा है जिसपे आप देख रहे हो। आप घर में आजकल नई टीवी में क्या होता है, आप थोड़ी देर तक रिमोट से बटन ना दबाई तो टीवी ऑफ हो जाता है, ऑटो स्लीप पे चला जाता है। वो हो रहा है वहां पर। वो आरोप लगाते हैं कि CCTV ऑफ कर दिया तो कुछ गड़बड़ हो रही है। एक दूसरा विस्पर कैंपेन क्या चल रहा है, जिसको तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी खूब बढ़ा रही है, कि अधिकारियों से छुप छुप कर मिल रहे हैं बीजेपी के लोग, खास तौर पर अमित शाह जो हैं, CCTV बंद करा के मिल रहे हैं। CCTV के सामने जो है कागज चिपका दिया जा रहा है, अधिकारियों से कहा जा रहा है कि पुरानी फाइलें सब गायब कर दें, अभी कहीं आग लग जाएगी बिल्डिंग में कि कागज जला दिए जाएंगे। ये सब देखे होंगे मध्य प्रदेश में भी
वहाँ के सचिवालय में आग लगा था और बहुत सारे वो जल गए थे। तो लोगों का ये आरोप कांग्रेस ने लगाया था कि शिवराज सिंह चौहान हार रहे हैं, इसलिए सारे फाइलों को जला दिया गया। ये तो टैक्टिक्स होती है ना, क्योंकि एक अभी आधा चुनाव बचा है ना। हाँ, वही- तो वही अब लोगों में ये मैसेज चला जाए अगर कि अरे भाई बीजेपी जेडीयू वाले तो डर गए। तो फिर वो थोड़ा सा स्विंग कराना है, स्विंग कराना है। 1-2% वोट का स्विंग कराना है, वो स्विंग हो जाएगा, उतने से नतीजे बदल जाएंगे। वो ऐसी को सीटें भी मिल सकती हैं, ठीक है। और उनका जो लोकसभा चुनाव में उनके कैंडिडेट को जो वोट जितना आया था उनको अख्तरुल ईमान को, अगर उतना वोट भी आ जाए तो ये लोग 2-4 सीटें जीत सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। वो सीटें तो जो एनडीए की हैं 12, उसमें एक वो जीतेंगे क्या सर, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कितना हराएंगे ये इंपॉर्टेंट है। देखिए वो कर ही रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी अपना काम कर रहे हैं, बसपा भी अपना काम कर रही है। सेकंड फेज की सीटों में, जो सेकंड फेज में बसपा एक बड़ा फैक्टर है, रामगढ़ की सीट पर, करहगर की सीट पर, भभुआ की सीट पर, मोहनिया की सीट पर, कई सीटों वो तो टू मच डिटेल हो जाएगा हमारे लिए। मैं तो प्रशांत हाँ, नहीं, किशोर हम बता कर दूं रहे आप- हैं। पीके ज्यादा डैमेज कर रहे हैं एनडीए को, कर रहे हैं। पीके कैंडिडेट ज्यादा 100%। मतलब जो वोट काट रहे हैं वो ज्यादातर जगहों पे वो एनडीए के वोट को डैमेज कर रहे एनडीए हैं। में वो भी एक concern बीजेपी, है कैसा बीजेपी एनडीए में बीजेपी, बीजेपी में बीजेपी को टू द एक्सटेंट, मतलब हार जीत का अंतर हो सकता है उससे। मतलब हाँ 10-12 सीटें तो ऐसी हैं जो कि बीजेपी के लिए चिंता की बात है कि अगर उस पर पीके को ज्यादा कैंडिडेट को ज्यादा वोट आ गया तो ये सीटें हम लूज करेंगे। 12 सीटें ऐसी हैं। अभी ये रोहतास सीट में भी- स्पेसिफिक ही है ये ट्रेंड, या ओवरऑल एक जनरल नहीं, ये वोट है? सीट स्पेसिफिक सीट है, ये स्पेसिफिक है। पीके फैक्टर के चलते हाँ। नहीं है, स्थानीय कैंडिडेट जो कि पीके पार्टी पीके ने कैंडिडेट ऐसा पिक जैसे किया मान है। लिया माझी में उनके जो गिरी जी हैं उनको दिया गया है। वाई भी गिरी। अब ब्राह्मण, एक तो उनकी अच्छी छवि प्लस ब्राह्मण कम्युनिटी, तो वो अगर जुड़ गया तो फिर बट क्लोज इलेक्शन में तो 12-14 सीटें बहुत होती हैं। बहुत होती है। और इस तो ये एक रियल पॉसिबिलिटी है कि पीके चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, इसमें एक फैक्टर हो जाए। ओवरऑल 34 सीट लगभग ऐसी है जहाँ पे उनके कैंडिडेट को साइजेबल अमाउंट में वोट आ रहा है। 34 और रिजल्ट नतीजे को 12 प्रभावित ऐसी करने की हैं स्थिति जो में। कि एकदम विच इज सीधे मोस्टली सीधे- फ्रॉम एनडीए और बीजेपी। हाँ। अच्छा सर। और इस फेज में तो प्रशांत किशोर का अपना होम डिस्ट्रिक्ट भी है, इलेक्शन है, तो वहाँ पे अब कितना प्रभाव डालेंगे एक अलग बात है। लेकिन जो एरिया हम लोगों ने घूमा, जहाँ के वो हैं सासाराम के बगल का, करहगर का, वहाँ पर उनका प्रभाव नहीं दिखा था। एक उनके कैंडिडेट भोजपुरी गाय खड़े हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो प्रशांत किशोर का वोट लेकर आ रहे हैं, वो खुद अपना वोट लेकर आ रहे हैं और वहाँ पे वो किसी तरह का प्रभाव लगाते मैंने दिख नहीं रहा उनका, प्रशांत किशोर का। हाँ, वहाँ पे बीजेपी का लिए नुकसान यदि कुछ है तो उनका अपना कैंडिडेट सिलेक्शन है, चाहे कैमूर का ले लीजिए, चाहे रोहतास का ले लीजिए, बगल का आप चले जाइए औरंगाबाद सीट ले लीजिए। तो यहाँ बीजेपी का यदि परफॉर्मेंस खराब होगा तो वो सिर्फ उनके उम्मीदवार का चयन जो हुआ उसके आधार पर होगा। तो मुझे नहीं लग रहा कि प्रशांत किशोर बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, लेकिन यदि प्रशांत किशोर 10,000 तक भी एनडीए का सीट माने वोट काट लेते हैं तो वो आ सकता है। जैसे 16-17 सीटें हम लोगों ने जो देखा है जहाँ पे वो लग रहा है कि 10,000 तक करेंगे, लेकिन अंत आते आते लोग करते हैं। जैसे मेरे पास तो 2 व्हाट्सएप भी हैं, जैसे एक मेरे घर की भतीजी है, पटना में रहती है, और जब वोट देकर आई तो उसने कहा कि मैंने उसमें दे दिया। तो हमने कहा कि वो प्रशांत किशोर क्या हुआ, तो नहीं वो देती तो वो हार जाता। तो ये भी एक है। अब मैं उस पसंद कर रहे हैं प्रशांत किशोर को, लेकिन फिर अभी ये नहीं कि भाई इसकी वजह से हाँ कोई और जीत जाए। अब जैसे चनपटिया में मान लीजिए कि यूट्यूबर मनीष कश्यप है, तो वो जो भी वोट लेके आएगा वो बीजेपी का नुकसान है। हाँ, बीजेपी का नुकसान। सीधे सीधे बीजेपी एकदम स्ट्रॉन्ग सीट है। तो अंत में बस अब उसी सवाल का जवाब दे दीजिए, आज जो बीजेपी ने उठाया, बाकी बात खत्म। वही है सत्य, वही है चुनाव का। क्या नीतीश, क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, इस बार तो नहीं दिख रहा है। नहीं। बनने को हम वो युवराज हैं, तो युवराज लोग महाराज बनते हैं तो वो बनेंगे, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अभी इस बार संभावना नहीं दिख रही। इस बार विनोद जी, जो 122 लाएगा वो तो बनेगा ही बनेगा। अब ये देखना है कि वो ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, ये इस पे संशय है। ये संजय है ये क्या ये सारा डाटा देने के बाद अब ये क्या है? आज तो डेटा दिया नहीं तब भी कल बोलूंगा इसमें। नहीं बताइए, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? अभी तो संशय है ना, संशय है इस पर। संशय है। आप संशय में ही हैं या कहीं निष्कर्ष पे हैं? नहीं नहीं, मैं निष्कर्ष पे हूँ। निष्कर्ष पे हैं, नहीं बन रहे? बिल्कुल नहीं। चले, तो ये जितनी बातें हम बंदिशों के बीच में कर सकते हैं उससे थोड़ी ज्यादा ही कर लेते हैं कभी कभी, इसीलिए वो डिस्क्लेमर चलता है। समझे आप? बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका। बाकी कल मुलाकात होती है एग्जिट पोल पर मनोज जी के, तो अब मनोज जी कल खुल के बोल पाएंगे जी कुछ जो है। बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे आप।